हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो आपने देख लिया, हमने यूनिट 2 जो कि हमारा सॉल्यूशन चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग क्लास 12 का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इसको हम लोग एनसीईआरटी से तो कंप्लीट देखेंगे ही, बट साथ में नोट्स के थ्रू देख लेंगे। क्योंकि कुछ एक बात एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया है वो सारे मैं नोट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमने इसको 3 पार्ट में देखना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हमें देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर कहें कि गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल, है ना, ये सारे एक ही चीज है। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें देखना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें देखना है कंडक्टेंस के बारे में। तो मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो एनसीईआरटी ने इसको कैसे स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring out non-spontaneous chemical transformation। तो यहाँ पर इसने ही दोनों ही बातों का जिक्र कर दिया है। इसने गैल्वेनिक सेल के भी बारे में बता दिया। एक्चुअली गैल्वेनिक सेल उस टाइप पर का सेल होगा जहां पर से आपको क्या मिलेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगा, और स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होने से केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका जस्ट अपोजिट होगा। वहां पर हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इन सबको हम लोगों को डिटेल्स में देखना है। अब देखो इसका एक एग्जांपल हम लोग बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। बैटरी को आप गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों की तरह सोच सकते हो, ठीक है। अगर मान लो बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में लगा है तो आप समझ पा रहे होंगे डिस्चार्जिंग मोड कहने का मतलब क्या है। वहां पर कुछ तो केमिकल्स होंगे बैटरी के अंदर। वो केमिकल्स क्या है, अपने आप रिएक्ट करके, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा उनके अंदर और उसमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकलेगा। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा, ठीक है। जबकि इसके अपोजिट हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, जब बैटरी हम लोग चार्जिंग मोड में लगाते हैं तो चार्जिंग मोड में जब लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बाहर से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करा और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी था ये उस बैटरी में केमिकल चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो वहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा क्योंकि बाहर से हमने एनर्जी सप्लाई करा है, ठीक है। तो एक तरह से देखोगे तो बैटरी में दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल है। अब ये जो बैटरी है ये एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का भी हो सकता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी हो सकता है। देखो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस का वो पार्ट है, केमिस्ट्री का वो पार्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन को शो करेगा। मतलब यहाँ पर या तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने क्लास 11 में रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर जो हम लोग रिएक्शंस देखने वाले हैं, सेल रिएक्शंस, वो सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। तो क्लास 11 में जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था उसको हम लोग जरा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का आपको नजर आएगा। तो ऑक्सीडेशन हमने किसको बोला था, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कहीं पर हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता था उसको हमने ऑक्सीडेशन बोला था। या फिर हमने क्या बोला था, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। याद करो, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का गेन होगा तो उसको भी हमने ऑक्सीडेशन बोला था। ये सारा एक ही बात है ना। या फिर हम लोग यही बात बोले, लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का अगर लॉस होगा तो भी हम लोग उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। ये एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसी के बिहाफ पर हम लोगों ने सॉल्व करा था बहुत सारा प्रॉब्लम। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। याद करो बहुत सारा प्रॉब्लम हमने इसमें सॉल्व किया था ना, रिडॉक्स रिएक्शन पर का, बैलेंसिंग वगैरह। फिर और क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये बात तो हम लोगों ने क्लास 9-10 में ही देख लिया था कि ऑक्सीजन का गेन अगर होगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और हाइड्रोजन का अगर लॉस होगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है,
और वहीं पर लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ये कहो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो वहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो क्लास 11 में हमने रिडक्शन कैसे डिफाइन किया था, याद करो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेप्टेंस हो तो उसको हमने रिडक्शन कहा था। वहीं पर गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का गेन हो तो भी हमने उसको रिडक्शन बोला था। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लॉस हो तो उसको भी हमने रिडक्शन बोला था। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट होना, उसको हमने रिडक्शन बोला था। उसी तरह ये जो दोनों डेफिनेशन है ये तो हमने क्लास 9th में ही देख लिया था कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का गेन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पर ऑक्सीजन का लॉस होगा तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। तो याद करो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन थे, जहां भी हमें रिडक्शन देखने को मिला था वहां पर पक्के तौर पर ऑक्सीडेशन देखने को मिला था, या ये कहें जहां पर हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिला था वहां पर पक्के तौर पर रिडक्शन देखने को मिला था। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होंगे, एक इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेल रिएक्शंस में भी ऐसे होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। अब कुछ और डेफिनेशंस को देख लो। देखो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने पहले ही आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया है, तो देखो यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट में लिखा हुआ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स आयंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इज एन आयनिक कंडक्टर एंड डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मेटेलिक कंडक्टर। आपको पता है जो कंडक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, आपको पता है मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वही इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसमें आयंस होते हैं, तो इसमें कंडक्शन जो होता है वो आयंस के थ्रू होता है ना। तो वही लिखा हुआ इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्शन होगा ये कंडक्शन ऑफ आयंस के वजह से होगा, वही मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा वो उसका रीजन होगा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ और टर्म्स देख लो जैसे इलेक्ट्रोड, है ना। इलेक्ट्रोड के बारे में बोला है अ सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस, तो वैसा सरफेस जहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये दो टाइप पर कर लेंगे, एक होगा आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है, ये खुद जो इलेक्ट्रोड है ये खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। ठीक है, जबकि इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होगा ये खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होगा, इसके सरफेस में कोई दूसरा मटेरियल जो है वो ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस होगा। तो चलो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर का फर्स्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टडी करते हैं। इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये तीन पार्ट आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। तो गैल्वेनिक सेल पर के देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो होगा वो आप इनपुट में डालोगे और आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो गई। सेकेंड आप क्या देखोगे, इसका जो रिएक्शन का टाइप होगा वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसमें डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है, और थर्ड पार्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, वही डेल्टा जी नेगेटिव। ठीक, तो हम लोग देखते हैं ये जो गैल्वेनिक सेल है इसको कैसे डेवलप किया गया। तो उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में CuSO4 का हम लोग एक सॉल्यूशन लेंगे। आपको पता है CuSO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और उस पर हम लोगों ने एक जिंक रॉड डाल दिया। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम लोग लाइव देखते हैं। तो चलो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने CuSO4 का क्रिस्टल ले लिया है। अब इस CuSO4 के क्रिस्टल में हम लोगों ने वाटर डाल दिया, मतलब कि इसको हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने CuSO4 का सॉल्यूशन बनाना है। आपको नजर आ रहा होगा ये जो CuSO4 का सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल पाया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब हम लोगों को CuSO4 में जिंक डालना है। तो आपको पता है ये जो बैटरी होता है ना, तो बैटरी में जो कंटेनर होता है वो जिंक मेटल का बना होता है। ठीक है, और उसके अंदर भी जिंक का मटेरियल होता है। तो हम लोग एक बैटरी से जिंक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों को ये जो जिंक है इसको CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप करना है, और उसके बाद हमें देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। तो चलो हम लोग इससे जिंक एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर जिंक एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमारा CuSO4 का सॉल्यूशन भी तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसमें जिंक डालते हैं तो देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलेगा। अब देखो हम लोगों ने इस CuSO4 का सॉल्यूशन को एक कंटेनर पे डाल दिया, तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ CuSO4 का ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। देखो CuSO4 के सॉल्यूशन को हमने कंटेनर में डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग जिंक के मेटल को डाल रहे हैं।
जिंक को हमने पाउडर के फॉर्म में इसलिए डाला है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट हो जाए। ठीक, रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये बॉयल करता हुआ दिख रहा है, मतलब पक्की बात है यहाँ पर जो एनर्जी है वो लिबरेट हो रही है। ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब देखो वो धीरे धीरे जो है वो लाइट ब्लू हो रहा है। ठीक है, मतलब ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो पहले था अब वो ब्लू नहीं रहा, है ना, अब वो लाइट ब्लू हो गया है। और आपको ये नीचे जो है आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ब्राउन कलर का कुछ प्रेसिपिटेट बनते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया, और ये जो पहले डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये डीप ब्लू से लाइट ब्लू हो गया। ठीक, तो अब आप इस कंटेनर में देखो, यहाँ पर हमें ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, और वहीं ये जो सॉल्यूशन था ये डीप ब्लू कलर पर का सॉल्यूशन था, अब आपको लाइट ब्लू नजर आ रहा होगा। राइट, अब मान लो मैंने इसको फिल्टर करने के लिए डाल दिया है ना, अगर हम लोग इसको फिल्टर करेंगे तो देखो यहाँ पर से ये ब्राउन कलर वाले जो प्रेसिपिटेट है ना ये एकदम से अलग हो जाएंगे। तो देखो फिल्टर करने के बाद हमें ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर अलग नजर आ गया। अब देखो फिल्टर करने के बाद हमें ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया, और हमारा ये जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट पर का सॉल्यूशन जो कि डीप ब्लू कलर पर का हमने पहले देखा था, अब यहाँ पर ये लाइट ब्लू नजर आ रहा है। तो हम लोग ये सारा ऑब्जर्वेशन जो देख लिए इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन विड्रॉ करेंगे। देखो कंक्लूजन कैसे है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपेरिमेंट से पहले का ऑब्जर्वेशन था और ये एक्सपेरिमेंट के बाद का ऑब्जर्वेशन था। तो आपको क्या दिखेगा, ये जो जिंक रॉड है इसका जो साइज है वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, वहीं हमने और क्या देखा, यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता हुआ नजर आ गया था, और ये CuSO4 जो ब्लू कलर पर का सॉल्यूशन था ये थोड़ा सा वहां पर ब्लू कलर जो है वो वैनिश हो गया था, थोड़ा लाइट ब्लू कलर हो गया था। ठीक है, अब इनका ऑब्जर्वेशन को हम लोग नोट, चलो इस ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग नोट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो जिंक पाउडर लिया था, आप लोगों ने देखा था सॉल्यूशन में हम लोगों ने जिंक पाउडर डाला था, वो बाद में जिंक पाउडर और वहां पर नहीं बचा हुआ था, तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं वहां पर जिंक पाउडर जो था वो खत्म हो गया था, है ना। सेकेंड में हम लोग को क्या बोल सकते हैं, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपेयर। जो ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन था ये एकदम से तो डिसअपेयर नहीं हुआ था बट लाइट ब्लू हो गया था। तो इसका रीजन ये था कि हमने जिंक जो है वो सफिशियंट अमाउंट में नहीं लिया था, जिंक हमने कम अमाउंट में लिया था, इस वजह से कुछ Cu2 प्लस आयंस जो है वो बचे हुए होंगे। आपको पता है ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये Cu2 प्लस आयन के वजह से होगा, तो रिलेटिवली ऐसा हो सकता है कि कुछ जिंक जो है वो रिप्लेस कर गए Cu2 प्लस को, लेकिन कुछ Cu2 प्लस आयन जो है वो अभी भी सॉल्यूशन में होंगे, तो इस वजह से ये लाइट ब्लू नजर आएगा, है ना। और थर्ड हमने ऑब्जर्वेशन किया था रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, हमें नीचे में रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया था, हम लोगों ने जब उसे फिल्टर किया था तो हमने ये बात देख लिया था। और हमने एक और चीज क्या नोटिस किया था, यहाँ पर से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, आपको नजर आ रहा था वो बॉयल करते हुए, इसका मतलब डेल्टा एच पक्की तौर पर यहाँ पर नेगेटिव नजर आ रही थी। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के बाद अगर हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एक तरह पर का रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो जिंक मेटल था, जो जिंक रॉड था, वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा था, है ना। तो Zn2 प्लस और साथ में दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और जिससे वो 0 से +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में आ जा रहा। और आपको पता है इंक्रीज ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो जिंक मेटल था वो Zn2 प्लस में जाके क्या कर रहा था, वहां पर SO4 2 माइनस के साथ कंबाइन कर रहा था, मतलब ZnSO4 पर का सॉल्यूशन वो बन जा रहा था। ठीक है, वहीं पर ये जो Cu2 प्लस पर का सॉल्यूशन था जिसके वजह से ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमको नजर आ रहा था, वो क्या कर रहा था, इस दो इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा था। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन का रिडक्शन वाला पार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर रिडक्शन नजर आ रहा होगा। तो इनको अगर कंबाइंड इक्वेशन के तौर पर देखें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस और Cu। तो देखो यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही Cu जो है वो रिड्यूस हो रहा है। और इन सारे इक्वेशंस में हमने क्या देखना है कि यहाँ पर एनर्जी भी लिबरेट हो रहा था। तो एनर्जी जब रिलीज हो रही थी मतलब आपने देखा होगा कि ये जो रिएक्शन जब हम लोग कर रहे थे वो बॉयल हो रहा था,
टेम्परेचर बढ़ रहा था, बट उसका रियल लाइफ में हम लोग कुछ यूज नहीं कर पा रहे थे, वो यूं ही वेस्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए एक अलग टाइप पर का सेटअप तैयार किए। ठीक है, और उस सेटअप से यहाँ पर से जो एनर्जी रिलीज हो रहा था, ठीक है, आपने देखा यहाँ पर से एक ने इलेक्ट्रॉन गिव अप किया और एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग अगर विड्रॉ कर दें और उसको किसी वायर में फ्लो करा दें, तो वहां पर से इलेक्ट्रिसिटी पर का जनरेशन हो सकता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग बहुत सारे डिवाइस में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग सा सेटअप तैयार किया। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड हियर टू हीट एनर्जी। आप लोगों ने देखा ये जो केमिकल एनर्जी था, ये हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा था। मतलब यहाँ पर जो है एक्सोथर्मिक टाइप पर का रिएक्शन आपको नजर आ रहा था। वो जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया था, मतलब वहां पर बॉयल हो जा रहा था वो। ठीक है, अब क्योंकि वो बॉयल हो रहा था तो उसका हम लोग रियल लाइफ में कुछ यूज नहीं कर पा रहे थे। ये एनर्जी जो है ये यूं ही वेस्ट चला जा रहा था। अब हम लोग अगर मान लो इसको रियल लाइफ में यूज करना चाहें, है ना, तो हम लोग को इसके लिए एक अलग टाइप पर का सेटअप तैयार करना पड़ेगा। नाउ दे कन्वर्टेड इट हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हीट एनर्जी है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और कहीं पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो अगर हम लोग मान लो इस इलेक्ट्रॉन को वायर में फ्लो करवा दें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यहीं से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और इस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको इनडायरेक्ट वे में कराया। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट वे में कराया। तो इनडायरेक्ट वे ऑफ जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा इसके लिए क्या सेटअप होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।